मेरी सिस्टर का एक ऐसा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। उसे अपने से 5 साल छोटे भाई यानी मुझ पर कुछ अजीब ही फीलिंग्स आने लगी थी। जब मैं छोटा था तब वो मेरे पहने हुए कपड़े चुराकर अपने रूम में ले जाती थी ताकि वो मेरी खुशबू महसूस कर सके। यहाँ तक कि मेरे सोने के बाद वो मेरे चेहरे को चूमती रहती थी। और फिर मेरे एडल्ट होने के दिन उसने अपनी असलियत छुपानी बंद कर दी। उस रात वो एक रिवीलिंग नाइटवेयर पहनकर मेरे रूम का ताला खोलकर अंदर घुस आई। उसकी आंखों में मुझे पा लेने की वो भूख देखकर मुझे एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। मेरी सिस्टर को मुझसे एक गहरा ऑब्सेशन है। वो बस मेरा शरीर चाहती है। रात के 12 बज रहे हैं और मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर रूम के दरवाजे को रोक रहा हूँ, जैसे दरवाजे के दूसरी तरफ कोई जंगली शिकारी खड़ा हो। जब खटखटाने की आवाज बंद हुई तो मैंने एक गहरी सांस ली। डरते डरते मैं पीछे मुड़ा और दरवाजे से कान लगाकर बाहर की हलचल सुनने की कोशिश करने लगा। एक क्लिक की आवाज आई और मैंने लाइट जला दी। शुक्र है अब शायद चैन से सो सकूंगा। मैंने बिना सोचे समझे मना कर दिया। हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया है, तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत मिस कर रही है। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने झुंझलाकर कहा, मुझे मिस करने का मतलब ये तो नहीं कि तुम आधी रात को मेरे बेड पर चढ़ाओगी। तुम किसी अतीता की तरह मेरे पास खड़ी होकर मुझे घूरती रहती हो। अगर मेरा दिल कमजोर होता तो मैं वहीं दम तोड़ देता। बाहर से आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन सिस्टर तो बस तुम्हें याद कर रही थी। तुम्हें देख लिया तो क्या बुरा किया। पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो पिछला नज़ारा बहुत डरावना था। वो मेरे देखे हुए किसी भी हॉरर फिल्म से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक था। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम गहरी नींद में हो और तुम्हारे पास लंबे बालों वाली एक लड़की खड़ी है जिसकी सांसें तक सुनाई नहीं दे रही। कसम से मैं तो डर के मारे बेहोश होने वाला था। बस उस मुस्कुराते हुए चेहरे को याद करके ही मेरे रोंग पे खड़े हो रहे हैं। मेरे भाई दरवाजा खोल दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही, बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। बाहर से उसकी मिन्नतें फिर शुरू हो गई। मैंने अपने दांत भींचे और कहा, मिंगबिंग सिस्टर, बहुत देर हो चुकी है, सो जाओ, मुझे कल स्कूल जाना है। मेरे दिमाग में वही खौफनाक सीन्स घूम रहे थे, इसलिए मैंने ठान लिया था कि दरवाजा नहीं खोलूंगा, आज चाहे सुबह हो जाए। पर मैं झुकने वाला नहीं था। कि निंगबिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उसने एक लंबी आ भरी। ठीक है, मेरा ही क्यांग अब बड़ा हो गया है। अब वो छोटा सा प्यारा लड़का नहीं रहा जो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। यहाँ तक कहते कहते उसका अगला आया, लेकिन तुम्हारी सिस्टर, बोलते बोलते वो सिसकने लगी। उसकी आवाज टूटने लगी। तुम्हारी सिस्टर ने बहुत वक्त से अपने भाई को नहीं देखा है। यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। डैड कंपनी के काम में बिजी रहते हैं, मॉम हॉस्पिटल में। अब जब तुम बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हो तो मैं बहुत खुश थी। सच में बहुत खुश थी, उफ। पर मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी सिस्टर से इतनी नफरत करने लगे हो। मेरा दिल टूट गया है। अंदर खड़ा मैं एकदम सुन्न था। क्या सिर्फ 2 महीने न मिलने पर कोई ऐसा करता है। पर बाहर से आती उसकी रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल पिघलने लगा। मैं एक अनाथ था जिसे मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने बचपन में अपनाया था। ये मेरा आज का ही परिवार है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने सगे बेटे जैसा प्यार दिया। और मेरी सिस्टर ही निंगबिंग ने भी मुझे बहुत लाड किया। बचपन में जब भी मैं कोई गलती करता वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेती थी। मुझे लगा था कि खुशियाँ हमेशा रहेंगी। पर एक एक्सीडेंट के बाद पेरेंट्स अलग हो गए। परिवार टूटा तो नहीं, पर वो पुराना सुकून और खुशी वापस नहीं आई। फिर भी उनका प्यार हमारे लिए कम नहीं हुआ। बस वो प्यार दो अलग हिस्सों में बट गया। उसके बाद सिस्टर जैसे बदल ही गई। वो अब उतनी चुलबुली नहीं रही, पर मेरा ख्याल वो पहले से भी ज्यादा रखने लगी, कभी कभी तो जरूरत से ज्यादा। और बाहर खड़ी निंगबिंग, जिसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, वो रोने का नाटक करते हुए चुपके से दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। क्या इस लड़के ने दरवाजे के पीछे मेज लगा दी है, या फिर कुंडी को रस्सी से बांध कर सो गया है। धत, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे 18 साल के होने का इतना इंतजार किया और अब ये सब। तभी मैंने एक लंबी सांस ली और धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुलने की आवाज आई और निंगबिंग चौंक गई। उसने तुरंत अपना सर झुकाया और उंगलियों से थूक लगाकर आंखों के नीचे मली, जैसे आंसू बह रहे हों। मैं झुका और प्यार से उसके बालों को सहलाया। निंगबिंग सिस्टर, दुखी मत हो। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, कभी नहीं की। पर अगले ही पल वो सिसकते हुए झटके से मेरे सीने से लग गई। उसने अपनी बाहों से मेरी गर्दन को कसकर जकड़ लिया। निंगबिंग सिस्टर, बस करो, तुम बहुत जोर से भींच रही हो, मेरा दम घुट रहा है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और बेबसी से कहा। वो कद में लगभग मेरे ही बराबर थी। इस तरह गले मिलना थोड़ा अजीब लग रहा था।
भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं था, पर हम साथ बड़े हुए थे, इसलिए मुझे कभी कुछ गलत नहीं लगा। बाहर की दुनिया के लिए हेनिंग बिंग एक बला की खूबसूरत लड़की थी। खास तौर पर उसकी 176 सेंटीमीटर की हाइट उसे भीड़ में सबसे अलग बनाती थी। शायद दुनिया के हजारों लड़के उसके सामने घुटने टेकने को तैयार होते, पर मेरे लिए तो वो बस मेरी सिस्टर थी जो हमेशा पंगे लेती रहती थी। शायद भाई बहन के बीच ऐसा ही अनोखा रिश्ता होता है। मेरी बात सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, पर सिसकते हुए बोली, मुझे मॉम डैड की याद आ रही थी, डर लग रहा था, नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक ठंडी आ भरी। ठीक है, ठीक है निंगबिंग सिस्टर, डरो मत, मैं हूं ना। अब मुझे छोड़ो। उसने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि दबी आवाज में गुजारिश की, क्या तुम अपनी सिस्टर के पास सो सकते हो? सिस्टर, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम्हारा अपना रूम है। मैंने उसकी बाहों को हटाने की कोशिश की, पर वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। सच में मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा है। पहले हम साथ सोते थे, पर अब बड़े हो गए तो सब बदल गया, प्यार खत्म हो गया। मेरे माथे पर बल पड़ गए। पहले की बात अलग थी, अब सब बदल गया है। पहले मैं छुआ बच्चा था, अब मैं एडल्ट हूं। अब मुझे डरावने सपने नहीं आते। निम्बिन ने जबरदस्ती अपनी आंखों से कुछ आंसू निकाले और धीरे से खड़ी हुई, पर उसके हाथ अभी भी मेरी गर्दन पर थे। सिस्टर, मैं बड़ा हो गया हूँ, हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। निम्बिन ने अपनी पलकें झपकाई और फिर से कुछ आंसू टपकाए। उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू गिरकर ठोड़ी तक आ रहे थे। मैं सच में हार गया। मैंने हार मानते हुए कहा, उफ ठीक है, ठीक है, जाओ अपना बिस्तर उठा लाओ। निम्बिंग का दिल जैसे खुशी से झूम उठा। वो मुस्कुराई और छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई अपने रूम की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने अपना बिस्तर नहीं उठाया, बल्कि दराज खोलकर एक नीली शीशी को गौर से देखने लगी। वो सोच में पड़ गई, अगर ये इस्तेमाल किया तो क्या भाई जागने के बाद जीना नहीं चाहेगा? क्या इसका उस पर कोई बुरा असर होगा? वो उलझन में थी, पर फिर उसने सोचा कि आखिरकार उनकी आने वाली खुशियां ज्यादा जरूरी है। नहीं, इतना भी पागलपन ठीक नहीं। उसने दराज बंद की और अपना बिस्तर लेकर खुशी खुशी मेरे रूम की तरफ लपकी। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी सिस्टर आ गई। ये तुम क्या कर रहे हो? रूम में घुसते ही उसने अपनी भवें सिकोड़ ली। मैंने पिलोज से बिस्तर के बीच में एक बॉर्डर बना दी थी, जो उसे पसंद नहीं आई। मैं आधी रात को दम घुटने से मरना नहीं चाहता, मैंने ताना मारा। अगर वो पहले मेरे साथ सोते वक्त इतनी बेचैनी ना दिखाती, तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। निंगनिंग ने अपना मुंह बनाया और बेमन से अपना बिस्तर लाइन के दूसरी तरफ बिछा दिया। मैं भी अपनी चादर ओढ़कर सीधे लेट गया। उसे सीधे लेटा देख मैं मुस्कुराया। चलो अब सो जाओ, लाइट बंद कर रहा हूँ। लाइट बंद करने के बाद मैं सोने के लिए एक आरामदायक पोजीशन ढूंढ ही रहा था कि तभी बगल से सरसराहट की आवाज आई। फिर निंगबिंग की दबी हुई आवाज सुनाई दी, भाई मेरा हाथ पकड़ो ना, मुझे डर लग रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने उसे हाँ क्यों कहा। हाथ पकड़कर सोना मुश्किल है, तो तुम मुझे गले लगाकर सो सकते हो जैसे बचपन में सोते थे। मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो पुरानी यादें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह लगने लगी। पहले भी वो यही कहती थी कि सिस्टर तुम्हें गले लगाकर सोएगी ताकि तुम्हें डर ना लगे, और नतीजा ये होता था कि मेरा दम घुटने लगता था। मैं बहुत थक गया था और बहस नहीं करना चाहता था। ठीक है, हाथ पकड़ लो। तभी बगल से उसके हंसने की आवाज आई और एक नरम सा हाथ तकियों की दीवार पार करता हुआ मेरे हाथ तक पहुंचा। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। तुमने मेरा हाथ ठीक से नहीं पकड़ा, उसने शिकायत की। हाँ ठीक है, पकड़ लिया, अब सो जाओ। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी, वो सुकून से मुस्कुरा दी। पर कुछ ही मिनट्स बाद, भाई तुम सो गए क्या? हूं, मैं सो गया हूं। अगर सो गए तो बोल कैसे रहे हो? नींद में बोल रहा हूं, मैंने नींद भरी आवाज में जवाब दिया। तो भाई, क्या तुम अपनी सिस्टर को पसंद करते हो? नींद के आगोश में जाते हुए मैंने धीरे से कहा, हाँ पसंद करता हूँ। भाई बहन एक दूसरे को प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? निंगमिंग ने अपना चेहरा तकिए पर टिकाया और मुस्कुरा दी। सिस्टर भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। सो जाओ। रात गहरा गई थी। नींद में निंगमिंग का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। उसकी आंख खुली और वो अपनी नाकामयाबी पर थोड़ा चिढ़ गई। उसे तो आज रात कुछ और ही प्लान करना था, पर वो खुद ही सो गई। उसने धीरे से तकियों की दीवार हटाई और दबे पांव मेरे पास आकर लेट गई। खिड़की से आती चांदनी की मध्यम रोशनी में वो मुझे निहारने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। कितना हैंडसम है ना आखिरकार, मेरा पाला हुआ छोटा पति जो है। मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं इसे चूम लूं तो क्या भाई जाग जाएगा? क्या वो मुझसे नाराज होगा?
वो कशमकश में थी। रात भर की इस उथल पुथल के बाद मेरी गहरी सांसों की आवाज़ सुनते सुनते वो भी सो गई। सपने में मैं देख रहा था कि मेरे ऊपर एक विशाल पहाड़ गिर गया है और मेरा दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अंत करीब है। रब इस पहाड़ के नीचे से कम सांस लेने की जगह तो छोड़ देते। धत, जब मेरे पास पावर आएगी तो मैं इस पहाड़ को उखाड़ फेंकूंगा। बहुत भारी एहसास था, जैसे मेरा गला दबाया जा रहा हो। मुझे लगा जैसे उस पहाड़ के ऊपर एक और पहाड़ रख दिया गया है। वो वजन इतना ज्यादा था कि लगा मैं अभी कीमा बन जाऊंगा। नींद में ही मैंने झटके से अपना हाथ मारा, पर मेरा हाथ किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि किसी बहुत ही नरम चीज पर पड़ा। ये पहाड़ इतना नरम कैसे हो गया? मैंने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। निंगबिन सिस्टर एकदम करीब खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और मेरा हाथ है। निंगबिंग सिस्टर, तुम मुझे मार डालोगी। मैं डर के मारे झटके से पीछे हटा और निंगबिंग को धक्का दे दिया, पर पलटने के चक्कर में मैं सीधा बेड से नीचे जा गिरा। धड़ाम। मेरे मुंह से दर्द की चीख निकल गई। निंगबिंग का चेहरा शर्म से लाल था। वो तुरंत मेरे पास आई। भाई, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने हाथ पैर मारते हुए उससे दूर भागने लगा। मैं उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी निंगबिंग ने मजे लेते हुए अपनी खिसकी हुई स्ट्रिप को ठीक किया और शर्माते हुए बोली, भाई तुम वाकई अब बड़े हो गए हो। ये कहते हुए उसकी नजरें मेरे शरीर पर ऊपर नीचे घूमने लगी और एक जगह पर जाकर टिक गई। मेरा दिमाग सुन्न था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ और मैंने झटके से चादर ओढ़ ली। बाहर निकलो यहाँ से। निंगबिंग जैसे जीत गई हो, वो मुस्कुराती हुई मेरे और करीब आई और थोड़ा झुककर बोली, मेरे प्यारे भाई, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर को देखकर कुछ महसूस हो रहा है? ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। बकवास बंद करो, ये बस एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजी टीचर ने कहा था कि सुबह ऐसा होना नॉर्मल है नहीं। मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। मैंने होश संभाला और चादर में खुद को लपेटकर मुस्कुराती हुई निंगबिंग को दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। अभी के अभी बाहर जाओ। धड़ाम। दरवाजा बंद हो गया और निंगबिंग बाहर रह गई। मैंने लॉक लगाया और बिस्तर की तरफ देखा, तो क्योंकि वो बॉर्डर पूरी तरह तबाह चुकी थी। बेशर्म कहीं की। मैंने बुदबुदाते हुए बाथरूम की तरफ दौड़ लगाई ताकि खुद को शांत कर सकूं। मुंह हाथ धोने के बाद मैं तुरंत बाहर नहीं निकला, बल्कि दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। निंगबिंग अभी भी बिस्तर पर बैठी थी और उसकी नजरें सीधे बाथरूम के दरवाजे पर की थीं। मैं नहा रहा हूं। क्या तुम इतनी पागल हो सकती हो? मुझे लगता है या तो ये दुनिया पागल है या फिर मेरी सिस्टर पागल हो गई है। निंगबिंग मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें सिर्फ एक भाई की तरह नहीं देखती। तुम दिखने में इतने हैंडसम जो हो। क्या ये बस दिखने की बात है? मैं गुस्से से चिल्लाया, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। जब उसने देखा कि मैं सच में गुस्सा हूं, तो उसने अपना मजाक बंद किया और दुखी होने का नाटक करते हुए उठी। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सिस्टर ही शायद ज्यादा उम्मीद कर रही थी। भाई को अब मैं बुरी लगने लगी हूं। फिर वही इमोशनल ड्रामा। पर इस बार मैं पिघलने वाला नहीं था। मैं नग्न अवस्था में था और मुझे उस रूम की चाबी किसी भी तरह अपने पास रखनी थी। मैंने उसके जाने का 3 मिनट तक इंतजार किया। जब मुझे यकीन हो गया कि दरवाजा फिर से नहीं खुलेगा, तो मैं झटपट बाथरूम से निकला और कपड़े पहने। एक आरामदायक कैजुअल आउटफिट पहनने के बाद मैंने चैन की सांस ली। बाहर गया तो निंगबिंग कहीं नहीं दिखी। पता नहीं कहाँ गई। मैंने वक्त देखा, अभी बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने किचन में जाकर नाश्ता बनाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद निंगबिंग आई। उसने एक टाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिसमें उसका फिगर साफ झलक रहा था। मैंने अपनी नजरें हटाई और सादा आवाज में पूछा, नूडल्स खाओगी? अंडा डाल दो। उसने अंगड़ाई ली, जिससे उसकी खूबसूरती और उभर कर आई। हाँ, मुझे 2 अंडे चाहिए। मैंने जवाब दिया, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। निंगबिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो कल रात क्यों सो गई। तभी निंगबिंग को कुछ याद आया। ओह, आज तुम्हारा बर्थडे है। मॉम डैड का गिफ्ट कल ही आ गया था, मेरे रूम में रखा है। जाकर देख लो, क्या वो साथ में खाना खाने नहीं आ रहे? मुझे थोड़ी उम्मीद थी। तुम्हें उनकी हालत तो पता ही है। दोनों का एक साथ आना मुश्किल है। ये सुनकर मैं थोड़ा निराश हुआ, पर फिर भी अपना गिफ्ट देखने चला गया। वहां 2 बहुत ही खूबसूरत बॉक्सेस रखे थे। मैं उन्हें लेकर निकलने ही वाला था कि मेरी नज़र मेज पर पड़ी एक रिपोर्ट पर गई। डायग्नोसिस रिपोर्ट। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ता गया। ये निंगबिंग सिस्टर की बीमारी की रिपोर्ट थी।
मेरी सिस्टर का एक गहरा सीक्रेट था। उसे अपने से 5 साल छोटे भाई पर गलत फीलिंग्स आने लगी थी। बचपन में वो मेरे कपड़े चुराती थी, मेरे चेहरे को चूमती थी, और अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो अपना पागलपन खुलेआम दिखा रही है। रात को वो अजीब कपड़ों में मेरे रूम में घुस आई, मुझे एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। मेरी सिस्टर को एक गहरा ऑब्सेशन है। वो बस मेरा शरीर चाहती है। निंगबिंग सिस्टर सच में बीमार है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मेरा दिल भर आया। जो सिस्टर पहले इतनी चुलबुली थी, उसे ऐसी बीमारी कैसे हुई? भाई, भाई। तभी मिंग मिंग की आवाज पास आती सुनाई दी। मैंने जल्दी से उस रिपोर्ट की फोटो खींची और उसे वापस वहीं रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। सिस्टर, मुझे गिफ्ट्स मिल गए, चलो इन्हें साथ में खोलते हैं। मैंने बाहर जाकर आवाज दी और ऐसे जताया जैसे सब नॉर्मल हो, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी था। खास तौर पर उसे मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आते देख मेरा दिल बैठ गया। हाँ, चलो देखते हैं मॉम डैड ने क्या भेजा है। हम हॉल में आए। निंगबिंग ने चुपके से मुझे देखा। मैं थोड़ा खोया हुआ था। उसकी मुस्कान AK-47 से भी तेज थी। उसे पक्का यकीन था कि मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है। सॉरी भाई, पर मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। मुझे डॉक्टर की वो बात याद आई, ऐसे समय में परिवार का साथ और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। मैंने डॉक्टर की दी हुई रिकवरी गाइड पढ़ी और एक लंबी सांस छोड़ी। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो चीची। दोपहर हो चुकी थी। मैंने निंगबिंग को फोन किया। सिस्टर, मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खा रहा हूँ। फ्रिज में डम्पलिंग्स रखे हैं, अगर मन ना हो तो वही गर्म करके खा लेना। ठीक है। फोन रखने के बाद निंगबिंग के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे रोकना नामुमकिन था। उसे महसूस हो रहा था कि भाई का बर्ताव अब बदल रहा है। पहली सीढ़ी चढ़ ली गई है। वो खुशी के मारे मेरे बिस्तर पर लेट गई और गोल गोल घूमने लगी। उसका चेहरा लाल था, आंखें चमक रही थीं। उसने मेरे तकिए और चादर को अपनी बाहों में भर लिया। वो मेरे बिस्तर की खुशबू महसूस करने लगी। भाई की खुशबू कितनी अच्छी है। जब उसका मन भर गया तो वो उठी। अब बारी है दूसरे स्टेप की, अपने होने वाले पति को ट्रेनिंग देने की। वो अपने रूम में गई, दरवाजा लॉक किया और एक सीक्रेट बॉक्स से कुछ फाइल्स निकाली। हस्बैंड प्लान। उसने उसे गौर से चेक किया कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। कल रात की नाकामयाबी को छोड़कर सब कुछ परफेक्ट था। मैं कल थोड़ी ज्यादा उतावली हो गई थी, बेवकूफी थी। उसने एक लंबी सांस ली और उस प्लान को थोड़ा एडजस्ट किया। भाई अब कॉलेज जाने वाला है, वहां हजारों लड़कियां होंगी, ये सोचकर उसे जलन होने लगी। नहीं, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, उसने गुस्से में खुद से कहा। अब मुझे कॉलेज के दौरान अपनी मेहनत और बढ़ानी होगी। उसने उस डायग्नोसिस रिपोर्ट को वापस छुपा दिया जिसे उसने जानबूझकर वहां रखा था। वो अपना अगला प्लान तैयार करने लगी। हूँ हाथ से लिखना थोड़ा थका देने वाला है, पर कंप्यूटर पर रिस्क ज्यादा है। उसे पता था कि भले ही हम एक ही फैमिली रजिस्टर में हैं, पर खून का रिश्ता ना होने की वजह से हम शादी कर सकते हैं। बस एक ही सवाल था, क्या वो भाई को शादी के लिए मना पाएगी? पर 4 साल का कॉलेज का वक्त उसे बहुत लंबा लग रहा था। तब तक तो मैं 27 साल की हो जाऊंगी। उफ, कितनी मुश्किल है। शाम को मैं घर लौटा। मेरा बर्थडे था तो मैंने सोचा घर पर ही कुछ अच्छा बना लेते हैं। मुझे उम्मीद थी कि शायद आज मॉम डैड साथ आएंगे। सिस्टर, मैं आ गया। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बेहतरीन खाना बनाया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मुझे उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। कंपेनियन ट्रीटमेंट के बारे में सोचकर मैंने खुद को तैयार कर लिया था। सिस्टर की सेहत का सवाल था, मैं ढिलाई नहीं बरत सकता था। और उधर निंगबिंग चुपके से अपने रूम में गई और एक बॉक्स निकाला। उसमें एक हाई एंड गेमिंग लैपटॉप था और उसके साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट मेड आउटफिट भी था। वो कल्पना करने लगी कि मैं उस आउटफिट में कैसा लगूंगा। उसने एक अजीब सी हंसी हंसी। उसे बचपन के वो दिन याद आए जब वो मुझे जबरन लड़कियों के कपड़े पहनाती थी। कितना प्यारा लगता था। उसने ख्यालों से खुद को बाहर निकाला और तोहफे को पैक किया। वो इंतजार कर रही थी कि जब मैं इसे खोलूंगा तो मेरी क्या रिएक्शन होगी। तभी हॉल में डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि केक आ गया है। सिस्टर, तुमने केक मंगवाया। मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। निंगनिंग शर्माते हुए मुस्कुराई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। क्या है वो? उसने अपनी उंगली हिलाते हुए रहस्यमय अंदाज में कहा। अभी नहीं बताऊंगी, रात को दूंगी। ठीक है, तब तक मैं खाना बनाता हूँ। मैंने मुस्कुराकर एप्रन उठाया और पहनने लगा। निंगबिंग तुरंत मेरे पास आई। मैं मदद करती हूँ। उसने मेरे पीछे आकर एप्रन के डोर पकड़ने की कोशिश की, पर तभी मुझे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर मेरी पीठ से सटा हुआ है। मैं चौंक गया। सिस्टर, ओह, हाथ फिसल गया।
उसने डोर बांधते हुए जानबूझकर मेरे आसपास हाथ घुमाए। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं खुद कर लूंगा। नहीं, हो गया। उसने बेमन से हाथ पीछे खींचे। तभी फिर से बेल बजी। मैं हैरान था। निंगबिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। क्या तुमने किसी दोस्त को बुलाया है? नहीं तो सब दोस्त नाश्ता करके चले गए थे। अब कौन होगा? निंगबिंग सतर्क हो गई। क्या कोई आवारा लड़की तुम्हारा पीछा कर रही है? वो गुस्से में किचन से एक करछी उठा लाई। मैं उसे देखकर दंग रह गया। सचर को अचानक क्या हो गया? तभी मुझे याद आया, उसे गंभीर भ्रम हेलुसिनेशंस की बीमारी है। धत, लगता है दौरा पड़ा है। सिस्टर, मैं दरवाजा खोलता हूँ, तुम यहाँ संभालो। मैंने उससे कड़छी छीनी और उसे किचन में भेज दिया। मैंने तेजी से जाकर दरवाजा खोला। सामने जो खड़ा था उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर इससे पहले कि मैं कुछ कहता, मेरी मां मुस्कुराते हुए मेरे गले लग गईं। ची, छी। मिंगमिंग ने जब ये सुना तो वो गुस्से में करछी लेकर बाहर आई। कौन है जो उसे ची ची बुला रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जब उसने सामने देखा तो उसका चेहरा देखने लायक था, जैसे बिजली गिर गई हो। सब खत्म हो गया। उसका आज रात का सारा प्लान तबाह हो गया था। डैड ने अपनी बेटी को कड़छी हाथ में लिए देखा तो वो हैरान रह गए। मिंगमिंग, ये क्या है? माँ ने मुस्कुराकर मेरा गाल खींचा और फिर अपनी बेटी को गले लगा लिया। बिंग बिंग, माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया। बिंग बिंग ने अपना मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने माहौल बदलने के लिए कहा, मॉम डैड, आप बैठिए, मैं खाना बनाता हूँ। माँ ने एप्रन उतारते हुए कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम कुछ नहीं करोगे, माँ खाना बनाएगी। डैड भी मदद के लिए किचन में चले गए। बहुत वक्त बाद पूरा परिवार साथ था। मेज पर पहले जैसी रौनक तो नहीं थी, पर एक सुकून था। ये मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट था। पर मिंगबिंग अंदर ही अंदर चिढ़ रही थी। अगर पेरेंट्स यहाँ रुक गए तो वो भाई के पास कैसे सोएगी? भाई तो कल हॉस्टल चला जाएगा, फिर वो हफ्तों तक नहीं मिलेगा। रात को माँ ने अपनी बेटी को पीठ फेर कर लेटे देखा। उन्हें पता था कि उनके अलग होने का बच्चों पर क्या असर पड़ा है। उन्होंने निंगबिंग को पीछे से गले लगाया। निंगबिंग का शरीर कांप रहा था। बिंग, मुझे माफ कर दो। निंगबिंग ने अपनी आंखें खोली, पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई बात नहीं, वो आपकी जिंदगी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। माँ का दिल भर आया। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, और फिर उन्होंने एक लंबी आह भरी और चुप हो गई। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्या कॉलेज में कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? हमारी बिंग बिंग इतनी खूबसूरत है, पक्का तुम्हारे बहुत सारे दीवाने होंगे। बिंग बिंग ने यह सुनकर अपना मुंह फेर लिया और दबी हुई आवाज में कहा, नहीं, कोई नहीं है। माँ ने मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब किया। कोई बात नहीं, आराम से ढूंढना। प्यार करने वाला लड़का होना खूबसूरती से ज्यादा जरूरी है। मिंग बिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिल में तो बस उसका भाई ही था, बाकी लोग भाड़ में जाएं। पर यह सोचकर मुझे अभी से दुख हो रहा है कि एक दिन मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, और चीची भी पता नहीं कल को किस लड़की को घर ले आए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। निंगबिंग के माथे पर बल पड़ गए। इसमें हंसने की क्या बात है? माँ ने धीरे धीरे निंगबिंग की पीठ थपथपाई, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसे सुलाने के लिए करती थी। मुझे याद है, बहुत पहले हमारी पड़ोसन जांग आंटी ने मजाक में कहा था, चीची इतना प्यारा है, इसे तुम अपना दामाद ही बना लो। घर की चीज घर में ही रहेगी, किसी अजनबी से तो बेहतर ही है जिसे तुम बचपन से जानते हो। ये सुनकर निंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने झटके से मुकर अपनी मुस्कुराती हुई माँ को देखा। माँ को लगा शायद उनकी बेटी को ये मजाक अजीब लग रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, पर मुझे जांग आंटी का ये मजाक बहुत अजीब लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम दोनों अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी अपनी अलग जिंदगी होगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों को अपना सच्चा प्यार मिले। निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। अगर माँ ने इस बात को मजाक में ना लेकर सच मान लिया होता तो क्या मेरा रास्ता और आसान हो जाता। हम दोनों एक ही परिवार के हैं, पर खून का रिश्ता तो नहीं है। मेरी सिस्टर मुझे लेकर हद से ज्यादा पॉसेसिव है। वो ना सिर्फ हर रात मेरे बिस्तर में घुस आती है, बल्कि सुबह उठकर मेरे चेहरे को अपने चेहरे से मलती है। जब मैं 18 साल का हुआ तब जाकर मुझे उसकी असलियत पता चली। मुझे लगा था कि वो बीमार है, पर सच तो ये था कि उसकी नीयत ही मुझ पर खराब थी। वाह, वो देखो, की गॉडेस देवी। अचानक भीड़ में एक हलचल मच गई। मैंने सिर उठाया तो वो चमकती हुई सूरत मेरे ठीक सामने खड़ी थी। अरे निंगबिंग सिस्टर, तुम यहाँ कैसे? निंगबिंग ने अपने हाथ में पकड़ी चीजें लाई।
मेरी क्लास नहीं थी तो मैं तुम्हारे लिए सनस्क्रीन और स्प्रे ले आई। मैं थोड़ा झेप गया और बोला, अगर मैं थोड़ा काला हो जाऊंगा तो कम से कम लोग मुझे लड़की तो नहीं समझेंगे। कॉलेज आते ही लोग मुझे लड़की समझने लगे थे, जिससे मैं बहुत परेशान था। सितंबर की धूप को हल्के में मत लो, काले हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि कैंप के बाद मेरा भाई एक कोयले का टुकड़ा बन जाए। ठीक है ठीक है, मैं बाद में लगा लूंगा। बाद में क्या, अभी यहाँ बैठो चुपचाप, मैं लगाती हूँ। निंगबिंग ने अपने होठों को हल्का सा चाटा और सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। इस वक्त पूरी क्लास, बल्कि बगल की क्लासेस के लड़के भी हमें घूर रहे थे। अपने सिस्टर के हाथों ऐसे सीढ़ियों पर बैठे हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। निंगबिंग सिस्टर, मैं खुद लगा लूंगा, चुपचाप बैठो। निंगबिंग ने अपने हाथ पर थोड़ा सनस्क्रीन निकाला, हल्का सा झुकी और बिना किसी की परवाह किए मेरे चेहरे के इतने करीब आ गई कि मुझे लोगों के चौंकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं खुद लगा लूंगा, मैं खुद लगा लूंगा। इतने लोगों के सामने मुझे बहुत शर्म आ रही है। मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मिंगमिंग मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मेरी झिझक देखकर वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई। मैं 3 तक गिनूंगी, 1, 2, 3 सुनते ही मैं एकदम सीधा और शांत होकर बैठ गया। और मेरे गालों की लाली कम नहीं हुई थी। लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मुझे शर्म आ रही थी। और ऊपर से निंगबिंग सिस्टर मेरे चेहरे पर जिस तरह से हाथ फेर रही थी, उससे मेरी शर्म और बढ़ रही थी। पर निंगबिंग को लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मुलायम हाथ मेरे चेहरे पर ऐसे फिर रहे थे जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। हूँ, गर्दन पर भी लगाना होगा। निंगबिंग मुस्कुराते हुए मेरी पीठ के पीछे आ गई। उसने थोड़ा और सनस्क्रीन निकाला और धीरे से मेरी गर्दन पर लगा दिया। वो ठंडा सा स्पर्श मुझे अंदर तक कंपा गया। मैं शर्म के मारे और झुक गया, क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सिर उठाऊं या लोगों की उन चुभती हुई नजरों का सामना करूं। मेरी गर्दन के बाद निंगबिंग की नजर मेरी कॉलर बोन हंसली पर पड़ी। मैं झटके से खड़ा हो गया। मैंने बिना कुछ कहे उसके हाथ से सनस्क्रीन छीना, थोड़ा सा निकाला और जल्दी जल्दी अपनी कॉलबोन पे रगड़ लिया ताकि वो मुझे और ना छुए। मैंने एक ही झटके में अपने कंधों और आसपास भी लगा लिया। हो गया। निंगबिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो अंदर ही अंदर थोड़ा चिढ़ गई। पागल लड़का, पता नहीं कितने लड़के इस वक्त तुम्हारी जगह होना चाहते हैं और तुम नखरे कर रहे हो। सनस्क्रीन स्प्रे मैं खुद करूंगा। मैंने स्प्रे लिया और फ्रिश करके अपने ऊपर छिड़क लिया। वो हल्की और ताज़ा खुशबू हवा में फैल गई। मुझे लगा कि अब शायद ये तमाशा खत्म होगा। पर तभी निंगबिंग ने एक ठंडी नज़र से मुझे देखा और मेरे हाथ से स्प्रे छीन गया। तुमने ठीक से नहीं लगाया है, मैं लगाती हूँ। बाहर से ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी बहन अपने भाई का ख्याल रख रही है। अरे बुद्धू, तुम्हारी सिस्टर तो बस अपना हक जता रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि कितने लोग तुम्हें घूर रहे हैं? उसी वक्त कुछ दूरी पर पेड़ की छांव में खड़े 3 लड़के ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने आ भरते हुए कहा, मेरे तजुर्बे से कहूं तो ही क्यांग की सिस्टर एक बहुत ही खतरनाक लेवल की ब्रो कॉन भाई को चाहने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। दूसरे ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैंने 8 साल एनिमे देखे हैं और उस हिसाब से कह सकता हूं कि सीनियर एक पक्की ब्रो कौन है। तभी हमारे इंस्ट्रक्टर की सीटी बजी। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे आज़ाद कर दिया हो। अच्छा सिस्टर, मेरी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, तुम जाओ अब। मैं वापस अपनी लाइन में गया, पर मेरी नजरें नीची थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों का सामना कैसे करूं। शुक्र है मेरे बगल में खड़ा लड़का मेरी ही हाइट का था। उसने धीरे से कहा, ही क्यांग, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मेरी सिस्टर भी एक ब्रोकॉन है। ब्रोकॉन, मेरे लिए ये शब्द नया था। मेरे दिमाग में सवाल घूमने गए। रात को जब मैं हॉस्टल वापस आया तो मेरे रूममेट ने मुझे समझाया और अपने किस्से सुनाए। तब जाकर मुझे ब्रोकॉन का असली मतलब समझ में आया। ये तो वैसा ही है जैसे एक बाप अपनी बेटी को किसी आवारा लड़के से बचाने की कोशिश करता है। पर मुझे लगा कि ये सब सिस्टर की उस डिल्यूजनल डिसऑर्डर भ्रम की बीमारी और उसके पागलपन का नतीजा है। मैंने अपना फोन निकाला और सर्च किया, अगर आपकी सिस्टर ब्रो कौन हो तो क्या करें। रिजल्ट्स देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बेकार। मुझे लगा शायद मैंने गलत तरीके से सर्च किया है। तो मैंने फिर सर्च किया, एक डिल्यूजनल डिसऑर्डर के मरीज की देखभाल कैसे करें। इस बार जो रिजल्ट्स आए वो ज़्यादा सही और काम के लग रहे थे। उनमें से एक सलाह थी, मरीज की बातों से सहमत रहें और उसे प्यार से संभालें। ये सही लग रहा है। मैंने उसे सेव कर लिया। मरीज के साथ वक्त कैसे बिताएं, ये भी सही था, सेव कर लिया। धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सब बहुत ही डॉक्टर वाली भाषा में है।
तो मैंने सर्च किया, एक लड़की का ख्याल कैसे रखें। हूँ। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। मुझे लगा कि ये बहुत डिटेल में है और इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। आखिरकार मुझे निंगबिंग सिस्टर का ख्याल रखना था ताकि वो ठीक हो सके। ये सब बहुत काम का लग रहा था। दूसरी तरफ निंगबिंग घर वापस आ चुकी थी। वो सोफा पर बैठी थी, घर खाली था, और अचानक उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। फिर उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। वो फोन में कुछ चेक कर रही थी और उसके होठों पर एक मुस्कान फैलती जा रही थी। हूँ। फोटो गैलरी में किसी और लड़की की फोटो नहीं है। हूँ। आज की कॉल हिस्ट्री सब नॉर्मल है। हूँ। क्यू क्यू पर भी कुछ नहीं है। हूँ। वी चैट की चैट हिस्ट्री देखकर निंगबिंग के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आंखें तेज हो गईं। उसने एक जाना पहचाना नाम देखा, पर जब उसने चैट पढ़ी तो उसने चैन की सांस ली। शुक्र है कुछ नहीं था। असल में जिस दिन मुझे वो डायग्नोसिस रिपोर्ट मिली थी, उस दिन मैं चुपके से हॉस्पिटल गया था और मैंने उसकी डॉक्टर से बात की थी। उसके फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे, जो असल में मेरे फ़ोन की स्क्रीन को रियल टाइम में मिरर कॉपी कर रहे थे। वो सब देख रही थी जो मैं सर्च कर रहा था। उसकी मुस्कान कान तक पहुंच गई। बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ऐसे ही। लड़कियों का ख्याल कैसे रखें ये सीखो, और फिर वही सब अपनी सिस्टर पर आजमाओ। सिस्टर को ये बहुत पसंद आएगा। निंग बिंग पागलों की तरह हंसने लगी। "हे।" पर उसे लगा कि जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था उसमें कुछ कमियां थीं। काश मैं अभी उसमें ये जोड़ पाती कि उसे गले लगाकर सुलाएं। हाँ हाँ, भगवान बनकर किसी को खेलते हुए देखने में कितना मजा है। मैं इसके हिसाब से अपना मूड बदल सकती हूँ और इस गेम को जीत सकती हूँ जिसकी प्लानिंग मैंने सालों पहले की थी। वो खुशी से अपने बेड पर गोल गोल घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वो रुक गई और कुछ सोचने लगी। मुझे भाई की खुशबू आ रही है। उसने शर्माते हुए मेरे रूम की तरफ कदम बढ़ाए। अगले दिन मिंगबिंग की जिद के आगे हार कर मुझे अपने 2 दिन पहने हुए कपड़े और पैंट्स उसे देने पे मैंने उसे अपने 2 दिन पुराने कपड़े दे दिए। तीसरे दिन निंगबिंग सिस्टर ने मेरे धुले हुए कपड़े और बेडशीट वापस कर दी। जाने से पहले उसने मेरे कंधों को पकड़कर एक लंबी गहरी सांस ली। कहने लगी कि कंधे पर पत्ता था, उसे हटा रही थी। मैं तो दंग रह गया। निंगबिंग सिस्टर, एक पत्ता हटाने के लिए इतना करीब आने की क्या जरूरत थी? कल रात उसने जो ब्रोकॉन वाली ट्रिक पढ़ी थी वो उसके काम आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे बालों को सहलाने लगी। उसे मेरा बचपना बहुत क्यूट लग रहा था, जैसे मैं कोई छोटी बिल्ली हूँ। मुझे याद आया हम दोनों ने पहले एक छोटी सी बिल्ली पाली थी जो एकदम मासूम थी, पर वो बीमार होकर हमें छोड़कर चली गई, जिसके लिए हम बहुत रोए थे। पर अब सिस्टर मुझे बिल्ली समझ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर मैंने सोचा कि निंगबिंग सिस्टर को ज्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहिए। वो बहुत गौर से मेरे चेहरे को देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि उसका टेस्ट सफल रहा। अब वो अपना डोज और बढ़ाने वाली थी। घर वापस आकर उसने पागलों की तरह मेरे रूम की चादरें बदली और मेरी खुशबू महसूस करने लगी। उसे लगा कि अब उसकी मेंटल स्टेट बेहतर हो रही है। 1 हफ्ते बाद मैं वापस आने वाला था और वो खुशी से बेड पर लेटकर चादरों में खुद को लपेटने लगी। उसे एक नशा सा हो रहा था। मेरी सिस्टर का एक गहरा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। वो मुझ पर कुछ अजीब ही फीलिंग्स रखने लगी थी। बचपन में जब भी मैं अपने कपड़े उतारता, वो एक टुकड़ा चुराकर अपने रूम में ले जाती और मेरी खुशबू सूंघती रहती। मेरे सोने के बाद वो मेरे चेहरे को चूमती थी, और मेरे अडल्ट होने के दिन उसने अपना पागलपन छुपाना बंद कर दिया। उस रात वो एक रिवीलिंग नाइटवेयर पहनकर मेरे रूम में घुस आई। उसकी आंखों में मुझे पा लेने की वो भूख देखकर मुझे खौफनाक सच का एहसास हुआ। मेरी सिस्टर को मुझसे गहरा ऑब्सेशन है। वो बस मेरा शरीर चाहती है। बहुत ही सस्पेंस वाली बात थी। निंगबिंग की मेड आउटफिट वाली बात अब कुछ अलग ही मोड़ लेने वाली थी। वो इस दिन का इंतजार एक सदी से कर रही थी। हालांकि इस दौरान उसने कई बार मेरे कपड़े और बेडशीट चुराए थे और स्कूल में भी कई बार मुझसे चिपकने की कोशिश की थी, पर उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी। घर पहुंचते ही उसने मेरा बैग उतारा और बड़े प्यार से पूछा, भाई क्या तुम्हें भूख लगी है? सिस्टर ने अभी आइस जेली बनाना सीखा है, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। वो नई चीजें सीख रही थी, जो यकीनन उसकी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा था। मैंने उसे मना नहीं किया और उसे किचन में काम करने दिया। जब निंगबिंग हाथ में कटोरा लेकर बाहर आई, तब तक मैं मिलिट्री ट्रेनिंग की थकान से चूर होकर सोफा पर ही सो चुका था। उसने आराम से आइस जली रखी और दबे पांव मेरे पास आई। मेरे सोते हुए चेहरे को देखकर उसकी राल टपकने लगी। तभी नींद में मैंने एक करवट ली। मुझे वो पोजीशन ठीक नहीं लग रही थी।
निंगबिंग ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत सोफा पर बैठ गई, जैसे सोते हुए को तकिया मिल गया हो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने बड़े प्यार से मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। जब मैं पसीने से तरबतर होकर उस उमस भरी गर्मी में जागा तो मैं दंग रह गया। मैं सिस्टर की गोद में कब सो गया। ऊपर से आ रही उसकी सांसों की आवाज सुनकर मुझे यकीन हो गया कि निंगबिंग सिस्टर भी सो चुकी है। मैंने धीरे से उसे जगाने की कोशिश की। निंगबिंग सिस्टर जागो। निंगबिंग ने नींद में एक आवाज निकाली और अनजाने में अपना सिर नीचे झुका लिया। ये सीधा एक सफिकेशन अटैक था। उफ, मेरी सांसें पूरी तरह रुक गई थीं और मैं हाथ पांव मारने लगा। निंगबिंग को होश आया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो झटके से उठकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगी। मेरे प्यारे भाई, सिस्टर की गोद में सोना बहुत आरामदायक था ना। आखिरकार ऐसी नरम सिस्टर सिर्फ एक ही तो है। जान छुड़ाकर मैं खड़ा हुआ और थोड़ा अजीब सा महसूस करते हुए कहा कि बहुत देर हो गई है, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। निंगबिंग भी मदद के लिए उठने वाली थी, पर एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उसका शरीर सुन्न हो गया था। उसे दर्द में देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं आगे बढ़ा और उसके कन्नों को पकड़कर सहारा दिया, उसका ऊंचा तकिया हटाया और उसे वापस लेटा दिया। तुम थोड़ी देर और आराम करो। पहले मेरी इमेज उसके सामने एक सीधे सादे भाई की थी, पर अचानक मेरा ये नरम अंदाज देखकर वो पूरी तरह से मुझ पर फिदा हो गई। उसे ऐसा भाई बहुत पसंद आ रहा था। वो शर्मा गई और चुपचाप सोफा पर लेट गई। रात के खाने के बाद निंगबिंग ने रहस्यमयी अंदाज में एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। उस दिन तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाई थी, लो खोल कर देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मैं मुस्कुराया और शुक्रिया कहकर गिफ्ट लेने लगा, पर उसे खोलते वक्त मुझे सिस्टर की मुस्कान में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने घबराकर एक घूंट भरा। निंगबिंग सिस्टर, आखिर इसमें है क्या? उसने हाथ जोड़कर बड़े चाव से मुझे देखा। खोल कर देखोगे तभी तो पता चलेगा, जल्दी करो। उसकी जिद के आगे मैंने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर की चीज देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक काले और सफेद रंग की मेड आउटफिट थी। उस पर लगा वो लाल रिबन मेरी आंखों में चुभ रहा था। मुझे एक जबरदस्ती का झटका लगा। मैं पत्थर बन गया। पुरानी यादें मेरे दिमाग पर हमला कर रही थीं। निंगबिंग मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं बहुत खुश हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आवाज में एक पागलपन। हे जल्दी करो मेरे प्यारे भाई, इसे जल्दी पहनो। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसे देखा। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैंने फौरन बॉक्स बंद कर दिया और सख्ती से मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा। निंगबे ने झटके से बॉक्स खोला और वो मेड आउटफिट बाहर निकालकर लहराने लगी। वो मासूमियत का नाटक करने लगी। अरे मेरे प्यारे भाई, इसे जल्दी से पहन लो ना। यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है, बस अपनी सिस्टर के लिए पहन लो। मैं हाथ हिलाकर पीछे हटने लगा। नहीं, कोई बाहर वाला ना हो तो भी मैं नहीं पहनूंगा। मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो मुझे जबरदस्ती लड़कियों के कपड़े पहनाती थी। वो यादें बहुत डरावनी थीं क्योंकि वो मुझसे बहुत ही शर्मनाक हरकतें करवाती थी। हे भगवान, ये तो बहुत खौफनाक है। निंगलिंग मेरे डर को नजरअंदाज करके मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। अरे मेरी बात तो सुनो, ये कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये पहले वाले जैसे बिल्कुल नहीं है। मैंने सख्त लहजे में मना कर दिया, अगर ये बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। निम्बिंग ने अपने होठों को सिकोड़ा। सिस्टर प्यार से कह रही है और तुम सुन नहीं रहे। ठीक है, अब पहली चाल देखो। उसने एक खतरनाक नजर से मुझे देखा। मैं 3 तक गिनूंगी। ये सुनकर मेरा शरीर कांप उठा। हालांकि ये 5 शब्द सिस्टर के मुंह से किसी कानून की तरह निकलते थे, पर उस वक्त मेरी शर्म मेरे डर पर भारी पड़ गई। तुम चाहे 3 लाख तक गिन लो, मैं ये नहीं कहने वाला। ये कहकर मैंने निंगबिंग के कुछ भी करने से पहले ही सोफा से छलांग लगाई और बिजली की रफ्तार से अपने रूम की तरफ भागा। मैंने दरवाजा बंद करके लॉक लगा दिया और पूरी तरह सतर्क हो गया। मुझे लगा कि यह भी सिस्टर की बीमारी का ही एक लक्षण है। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि शुरू में उसकी हर बात माननी चाहिए, पर लड़कियों वाले कपड़े पहनना अब मेरे बस की बात नहीं थी। मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। तभी अचानक चाबी घूमने की आवाज आई। मैं चौंक गया। मेरा शक सही था। मैं दरवाजा पकड़ने ही वाला था, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। निंगबिंग जीत की मुस्कान के साथ खड़ी थी। मेरे प्यारे भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान सिस्टर ने कौन कौन से स्किल सीखे हैं।
ये ताला खोलना मैंने 1 हफ्ते तक सीखा है और 3 ताले तोड़ दिए थे। तुम्हें क्या लगा तुम सिस्टर का रास्ता रोक लोगे? हे, अभी तुम बहुत नादान हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता उसने वो मेड आउटफिट रखा और मुझ पर झपट पड़ी। आ, निंग निंग सिस्टर। मेरी चीख निकल गई और हम दोनों बेड पर जा गिरे। आज छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने बचने की कोशिश की, पर निंगबिंग किसी ऑक्टोपस की तरह से चिपट गई। उसने मेरे हाथ पांव और गर्दन को इस तरह जकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान किसी AK-47 की तरह तेज थी। मेरे संघर्ष करने के दौरान उसने मेरे शरीर की खुशबू की कई गहरी सांसें ली। उसे जैसे और ताकत मिल गई। उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाते हुए समझाना शुरू किया, भाई बात मान लो, जल्दी से इसे पहन लो। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने फिर से मुकाबला करना शुरू किया। नामुमकिन। आज या कभी भी मुझे लड़कियों वाले कपड़े मत पहनाना। निंगनिंग ये सब देख रही थी और अब वो अपने प्लान के सेकेंड स्टेज पर जाने वाली थी। उसने मेरे कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। एक सीधा सा उसूल है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैंने जोर लगाकर अपना चेहरा लाल कर लिया। कौन सा बकवास उसूल? भाई तो बस सिस्टर की जागीर है, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक। ये कहते हुए उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे उसकी बातें धुंधली सुनाई देने लगी। धत, मैं ये नहीं करूंगा। मेरे विरोध को नजरअंदाज करते हुए निंगबिंग पागलों की तरह हंसने लगी। और तुम तो सिस्टर की छोटी बिल्ली हो। छोटी बिल्लियां अपने मालिक की बात नहीं टालती। अच्छे बच्चे बनो। ये कहते हुए उसने अजीब तरीके से मुझे छोड़ दिया और मेरे सिर को बड़े प्यार से सहलाने लगी। जान बची तो मैंने राहत की सांस ली। मैं गुस्से में उसे डांटने वाला था, पर तभी निंगबिंग के चेहरे के भाव बदल गए, जैसे उसके अंदर कोई और रूह आ गई हो। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार और दर्द था। वो मुझे ऐसे सहला रही थी जैसे मैं सच में कोई बिल्ली हूं। मेरी प्यारी बिल्ली सिस्टर तुम्हें अब कभी बाहर नहीं ले जाएगी। फिर तुम कुछ जहरीला नहीं खाओगे और इस तरह तुम हमेशा सिस्टर के पास रहोगे। सिस्टर के दिल में कितना पछतावा था। ये सुनकर मेरा दिल भर आया और मेरा गुस्सा गायब हो गया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं और मेरी नजरें नरम पड़ गईं। तभी निंगबिंग की आंखें धुंधली होने लगी। वो मुझे गौर से देख रही थी, जैसे किसी याद में खो गई हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसका खूबसूरत चेहरा मेरे और करीब आ गया। मैं पीछे हटना चाहता था, पर उसने अपने हाथ से मेरा सिर थाम लिया। हमारे माथे एक दूसरे से टकराए। उसके होठों की गर्म सांसें महसूस करते ही मैं जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि निंगबिंग की आंखों में आंसू चमक रहे थे। अपनी जिंदगी के सारे गम याद करते हुए निंगबिंग ने बड़ी मुश्किल से 2 आंसू टपकाए। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी बिल्ली सिस्टर अब तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। मैंने अपना मुंह खोला। मेरा दिमाग कह रहा था कि सिस्टर नाटक कर रही है, पर मेरा दिल कह रहा था कि उसे दौरा पड़ा है। वो किसी पुरानी याद में फंस गई थी। अचानक उसने मुझे छोड़ दिया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो पहले की तरह सामान्य हो गई और घबराकर बोली, भाई तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि सिस्टर पागल हो गई है? मैं एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिलाकर मना कर दिया, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक ठंडी आह भरी। पिछली बार की तरह सिस्टर का ये दौरा रात के वक्त ही पड़ा था। खैर, सिस्टर की मेंटल हेल्थ के लिए एक बार लड़कियों वाले कपड़े पहन लेने में क्या बुराई है? और वैसे भी मैंने खुद से वादा किया था ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिस्टर की इस बीमारी को ठीक करना है। 10 मिनट बाद मैंने शर्म के मारे बाथरूम का दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए बाहर आया। और वो निंगबिंग वो किसी पागल प्रेमी की तरह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। उसने अपने हाथ जोड़कर सीने से लगा लिए। मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। मैंने अपना सिर झुका लिया। निंगबिंग सिस्टर, मुझे ऐसे मत देखो। वाह! निंगबिंग खुशी से चिल्ला उठी, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मेरे प्यारे भाई, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। निंगबिंग पागलों की तरह मुस्कुराते हुए मुझे खींच कर ले गई। वो मेरे और करीब आई और एक कुत्ते की तरह मेरी कॉलर बोन को सूंघने लगी। उसने धीरे से कहा, भाई, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे फिर से कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नहीं नहीं, ये सब गलत हो रहा है, बहुत ही ज्यादा गलत। मेरी सिस्टर का एक गहरा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। वो मुझ पर कुछ अजीब ही फीलिंग्स रखने लगी थी। बचपन में जब भी मैं अपने कपड़े उतारता, वो एक चुरा लेती और मेरी खुशबू सूंघती थी। मेरे सोने के बाद वो मेरे चेहरे को चूमती थी। और मेरे एडल्ट होने के दिन उसने अपना पागलपन खुलेआम दिखाना शुरू कर दिया। उस रात वो एक रिवीलिंग नाइटवेयर पहनकर मेरे रूम में घुस आई। उसकी आंखों में मुझे पा लेने की वो भूख देखकर मुझे एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। मेरी सिस्टर को मुझसे एक गहरा ऑब्सेशन है।
वो बस मेरा शरीर चाहती है। निंगबिंग सिस्टर, मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी। अब क्या मैं आराम कर सकता हूँ? बहुत रात हो गई है, 10 बज रहे हैं। मैंने उसे याद दिलाया। निंगबिंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया। सिस्टर को सब पता है, चलो ऊपर आओ। अपनी आंखों में वो चमक देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसकी बात मानना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इधर आओ, अपने घुटने थोड़े अंदर मोड़ो, अपनी स्कर्ट को थोड़ा फैलाओ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। निंगबिंग की मुस्कान कान तक पहुंच गई थी और मैं बस बेबस होकर रह गया था। उसकी लगातार टोका टाकी के बाद मेरी आंखें पथरा गई थी। मैं किसी खिलौने की तरह बन गया था, जिसे जैसे चाहो वैसे मोड़ो। हाँ, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन। बहुत ही शानदार। जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ अजीब तरीके से हंस रही है, तो उसने तुरंत खुद को संभाला। 1 घंटे बाद मैं बेजान होकर गिर पड़ा। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया हो। निंगबिंग मेरे बगल में लेटी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे निहार रही थी। भाई, सिस्टर पागल नहीं है, और ना ही कोई सन की। मुझे बस तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हो। ऐसी बातें मैं पिछले 1 घंटे से सुन रहा था। हर बार जब मेरा मन करता कि मैं ये सब छोड़ दूं, तभी ये बातें मेरे कान में घुसती थी और फिर मैं कुछ नहीं कर पाता था। आखिरकार निंगबिंग रुकी। उसने मेरा सिर सहलाया और कहा, ठीक है, अब जाओ कपड़े बदल लो और फिर हम सोएंगे। शुक्र है, आखिरकार ये सब खत्म हुआ। मैं खुशी के मारे रोने ही वाला था। मैं उस सुस्ती से झटके से उठा, इतना कि मैंने उस हम शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं भागकर बाथरूम में गया और 1 मिनट से भी कम समय में अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। पर जब मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैंने देखा कि निंगबिंग अपना बिस्तर लेकर आ गई है। उसने नाइट ड्रेस पहन ली है और वो मेरे बेड पर चादर बिछा रही है। मैं वहीं पत्थर बन गया। ये क्या, सिर्फ 1 मिनट में ये सब कैसे बदल गया? क्या मैं इतना सुन्न हो गया था कि मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा? मुझे देखकर निंगबिंग ने बड़े सहज अंदाज में बेड थपथपाया। चलो, अब सो जाओ। सिस्टर ने सब ठीक कर दिया है। वो अंदर ही अंदर हंस रही थी। हे प्यारे भाई, सिस्टर ने इस चाल के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। कपड़े बदलने से लेकर बिस्तर लेकर अपने रूम से यहाँ तक भागने में मुझे 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। मुझे लगा जैसे पुरानी यादें फिर से मुझे डरा रही हैं। पिछली बार जो हुआ था वो भी याद है। मैंने सख्त आवाज में कहा, तुम अपने रूम में जाकर सो। पर मेरी बात सुनकर निंगनिंग एकदम खामोश हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और उसके चेहरे के भाव फिर से बदलने लगे। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो किसी गुमसुम हालत में मुझे देख रही थी। लिटिल कैट अब कभी सिस्टर के पास वापस नहीं आएगी क्या? अब भाई भी सिस्टर को छोड़कर चला जाएगा? ये देखकर मैं घबरा गया और तुरंत उसके पास पहुंचा। नहीं, ऐसा नहीं है मिंगमिंग सिस्टर, आप ऐसे मत कीजिए। मिंगबिंग एकदम डरी हुई लग रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी आवाज में खौफ और कंपन साफ था। सच सच में भाई अपनी सिस्टर को छोड़कर तो नहीं जाएगा ना? बिल्कुल नहीं। भाई अपनी सिस्टर को कभी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए बड़े प्यार से उसे शांत करने की कोशिश की। उसके कांपते हुए शरीर को महसूस करके मेरे दिल से एक आ निकली। मुझे बहुत पहले ही सिस्टर की हालत पर गौर करना चाहिए था, वरना बीमारी इतनी गंभीर ना होती। तो क्या भाई फिर भी सिस्टर को भगा देगा? सिस्टर का दिल बहुत दुख रहा है। ये कहते कहते उसका गला भर आया और वो सिसकने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि निंगबिंग सिस्टर की हालत पल पल में बदल रही है। ये बीमारी बहुत अजीब है। खैर छोड़ो, बचपन की तरह एक ही बेड पर सोने में क्या बुराई है? बस मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। कल क्लासेस भी हैं। तभी निंगबिंग ने बिना कोई आवाज किए एक शैतानी मुस्कान दी काम बन गया। हा हा हा। वो हंसने लगी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये नन्हा पपी, सच में तुम तो मुझे गीला कर दोगे। मैं अपने सामने खड़ी उस छोटी सी जान को गोद में लिए हुए था, पर मेरा पूरा चेहरा उसकी राल से भर गया था। पपी वूफ वूफ करने लगा और फिर उसने मेरी ठुड्डी और होठों पर चाटना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं नहीं जानता था कि हंसूं या रोऊं। ठीक है, ठीक है, चलो तुम्हें नहला देता हूँ। मैं झटके से उठा और पास की उस छोटी नदी की तरफ देखा। आज मौसम बहुत सुहाना था। पानी में खेलने के लिए एकदम परफेक्ट। कुछ देर बाद हम दोनों खुशी खुशी नदी में कूद पड़े। थोड़ा तैरने के बाद मैं एक पत्थर के सहारे टिका और अपना सिर गीला किया। पानी में लेटकर सिर्फ अपना सिर बाहर रखना कसम से बहुत सुकून आ रहा था। शरीर एकदम हल्का लग रहा था और वो नन्हा परी जिसे मैंने अभी डाकुओं से बचाया था, वो पास में ही खुशी खुशी उछल कूद कर रहा था।
पानी की बौछारें, चिड़ियों की चहचहाहट और पेड़ों से टकराती हवा, इन सब ने मेरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया था। मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। बहुत ही सुखद एहसास था। तभी वो नन्हा परी छप छप करता हुआ मेरे सामने आया और अपनी नन्ही जीभ बाहर निकालकर मुझे देखने लगा, जैसे चाहता हो कि मैं उसे प्यार करूं। मैं नीले आसमान और सफेद बादलों को देखते हुए ख्यालों में खोया था। तभी मुझे पपी के भौंकने की आवाज आई। मैंने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी नन्ही गर्दन पर फेरने लगा। पॉपी 2 बार भौंका और फिर झटके से पानी के अंदर गोता लगा लिया। मैं मुस्कुराया और जैसे ही फिर से सिर ऊपर करने वाला था तभी मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैं झटके से पानी से बाहर उछल पड़ा। धत। उस वक्त हवा में उछलते हुए मेरे शरीर के निचले हिस्से से वो पपी लटका हुआ था जिसने मुझे ऊपर खींच लिया था। धत। आ मैं एकदम से जाग गया और झटके से बेड पर सीधा होकर बैठ गया। जब मैंने आसपास का नजारा देखा ऑफ, तो ये बस एक सपना था। मैंने अपना पसीना पोंछा। सच में बहुत डरावना था। ये सपना इतना अजीब कैसे हो सकता है? पर तभी मुझे एहसास हुआ कि एक नींद लेने के बाद भी मेरा शरीर और भी ज्यादा थक गया है और वहां नीचे हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था। पर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, निंगबिंग सिस्टर दरवाजा खोल कर अंदर आ गई। वो मुझे नाश्ते के लिए जगाने आई थी। नाश्ते की मेज पर निंगबिंग ने कुछ डंपलिंग्स खाए और फिर अपना हाथ अपने गाल पर रखकर मुझे घूरने लगी। मुझे उसके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर टोकना ही पड़ा। निंगबिंग सिस्टर, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। वो एक पल के लिए रुकी और फिर झेंपते हुए अपना मुंह फेर लिया। हाँ, बस कुछ अच्छी बातें याद आ गई थी। अभी सोचकर भी बहुत खुशी हो रही है। जाहिर है उसे तो आज जन्नत जैसा महसूस हो रहा होगा। भले ही उसकी रात की नींद पूरी नहीं हुई थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कैसी अच्छी बात है। निंगबिंग ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मेरी सिस्टर का एक गहरा सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। उसे अपने भाई पर गलत फीलिंग्स आने लगी थी। बचपन में वो मेरे कपड़े चुरा लेती थी और मेरे सोने के बाद मेरे चेहरे को अपनी राल से भर देती थी। और जब मैं एडल्ट हुआ तो उसने अपनी असलियत छुपानी बंद कर दी। उस रात वो रिवीलिंग नाइटवेयर पहनकर मेरे रूम में घुस आई। उसकी आंखों की वो भूख देखकर मुझे एक खौफनाक सच पता चला। सिस्टर को मुझसे गहरा ऑब्सेशन है। वो बस मेरा शरीर चाहती है। दोपहर का वक्त था। तपते सूरज के नीचे मैं पसीने से भीग चुका था और निंगबिंग सिस्टर के पीछे पीछे चल रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सिस्टर, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने अपना कॉलर खींचकर हवा अंदर करने की कोशिश की ताकि शरीर थोड़ा ठंडा हो सके। निंगबिंग आगे चल रही थी। उसने मुस्कुराकर पीछे मुड़ते हुए कहा, एक ऐसी जगह जहां ताज़ा हवा मिल सके। बट मेरा मन तो हॉस्टल जाकर दोपहर की नींद लेने का था। क्या हॉस्टल में हवा कम थी या लाइब्रेरी का एसी खराब हो गया था? कुछ ही देर बाद मैं एक बिल्डिंग की छत के टेरेस पर खड़ा अपनी बाहें फैलाकर ताज़ा हवा का मजा ले रहा था। यहाँ की हवा नीचे की सड़कों से कहीं ज्यादा ठंडी और ताज़ा थी। ऊपर से पूरे कैंपस का नज़ारा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा हूं। निंगबिंग जंगले के पास खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना? मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, सच में। मुझे अंदाजा नहीं था कि स्कूल में इतनी बढ़िया जगह भी है। इस टेरेस पर पौधे थे, झूला था और धूप से बचने के लिए एक बड़ा सा सनशेड भी लगा था। सच में ये दोपहर के आराम के लिए एक हिडन जेम था। कुछ ही देर में निंगबिंग झूले पर लेटी और उसकी सांसें एक लय में चलने लगी। मैंने धीरे से जाकर उसके बगल में एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अपना अलार्म सेट करने के बाद मैंने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। सच में गर्मी की दोपहर में नींद का अपना ही मजा है। मैं गहरी नींद में था कि तभी मुझे बगल से किसी की आवाज सुनाई दी। अरे तुम ऐसा मत करो, हम अभी स्कूल में हैं। एक लड़की की मीठी सी आवाज गूंजी। उसके तुरंत बाद एक लड़के की आवाज आई, कोई बात नहीं, यहाँ इस वक्त कोई नहीं आता। मैंने पहले ही चेक कर लिया है। चलो पहले मुझे थोड़ा प्यार करने दो। मैं हर रोज बहुत मिस करता हूँ। उन प्यार भरी बातों ने लड़की को शर्माने पर मजबूर कर दिया। फुसफुसाहट और हलचल के बीच मेरी आंखें खुल गईं और मैं दंग रह गया। धत। यहाँ तो भी डेट पर आया हुआ है। जब मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तभी बगल में सोई निंगनिंग भी जाग गई। वो जाग गई और उसके माथे पर बल पड़ गए। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी निंगबिंग ने झटके से मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया।
मैंने सिर हिलाया, पर अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अगर मैं अकेला होता तो शायद उन्हें नजरअंदाज कर देता, पर यहाँ मेरे साथ निंगबिंग सिस्टर भी थी। ये वैसी ही शर्मिंदगी थी जैसे पेरेंट्स के साथ टीवी देखते वक्त अचानक कोई गंदा सीन आ जाए। निंगबिंग धीरे से मेरे करीब आई और फुसफुसाकर बोली, धीरे, पहले हम यहाँ कहीं छुप जाते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि आवाजों से लग रहा था कि वो जोड़ा अब काफी करीब आ गया है। निंगबिंग मुझे खींचकर एक दीवार के पीछे ले गई। इस टेरेस का डिजाइन कुछ ऐसा था कि उस दीवार के पीछे से हम उन्हें नहीं देख सकते थे, और ना ही वो हमें। पर मुझे एक अजीब सी चोरी छिपे वाली फीलिंग क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जोड़ा नहीं, बल्कि मैं और निंगबिंग सिस्टर चोरी छिपे डेट पर आए हों। जल्दी अंदर आओ। वो कोना काफी संक रहा था। मैं उसकी बात मानकर अंदर घुस गया। मेरा सिर चकरा रहा था। निंगबिंग की मुस्कान को रोकना नामुमकिन था। वो भी झट से मेरे साथ उस संकरी जगह में घुस गई। अब हम दोनों एक दूसरे के एकदम सामने थे और बहुत करीब थे। उसका खूबसूरत चेहरा मेरे इतने करीब देखकर मैंने शर्म के मारे अपना मुंह फेर लिया। सिस्टर, मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूं ना। निंगबिन ने अपने मन में एक आ भरी और सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बाहर गए और उन्होंने देख लिया तो यहीं छुपे रहो। ये सुनकर मैं एकदम शांत हो गया, पर मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो चोरी छिपे वाला एहसास इतना मजबूत था कि मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। पर तभी पास से आती आवाजें और करीब महसूस होने लगी। वो जोड़ा अब पहले जैसा मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि घबराकर हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। कोई आ रहा है, चलो छुप जाते हैं। मैं बहुत घबरा गया था। मैं बार बार अपना थूक निकल रहा था। डर था कि कहीं वो इस दीवार के पीछे ना आ जाएं और हमें इस हालत में ना देख लें। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था और खून की गर्मी मेरे चेहरे पर चढ़ रही थी कि मुझे बाहर की आवाजें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इस वक्त निंगबिंग भी बहुत टेंशन में थी। उसे लगा था कि भाई के साथ इस एडवेंचर में मजा आएगा, पर अब उसका वो ख्याल गायब हो चुका था। आखिर छुपे कहाँ? लड़के की आवाज सुनकर वो लड़की भी डर गई। उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और इसी तरफ आने की कोशिश की। लड़की शर्म से लाल हो गई और बोली, नहीं, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां बहुत गंदगी है। चलो उस वाटर टैंक के पीछे छुप जाते हैं, वहां भी जगह है। लड़की ने अपने एक्साइटेड बॉयफ्रेंड को पकड़कर रोका और उसे खींचकर वाटर टैंक के पीछे ले गई। वो दोनों वहां छुप गए। लड़का अभी भी दबी आवाज में बोले जा रहा था कि वहां जाना ज्यादा सेफ होता, पर लड़की ने अपने नन्हे मुक्कों से लड़के के सीने पर मारा और शर्माते हुए बोली, तुम बस मुझे बहलाना जानते हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। वीकेंड वीकेंड पर मिले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं वीकेंड पर फ्री हूँ। दीवार के उस पार चल रही उन प्यार भरी बातों ने हम दोनों को चैन की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। शुक्र है उस लड़की की समझदारी का। मेरी तनी हुई नसें अब थोड़ी ढीली पड़ी थीं। आखिरकार इस तरह छुपने का ये मेरा पहला तजुर्बा था। बहुत ही डरावना। मैं तो ये भी सोचने लगा था कि अगर पकड़े गए तो क्या क्या अफवाहें उड़ेंगी। निंगबिंग ने राहत की सांस ली, पर उसका दिल भी किसी बेकाबू घोड़े की तरह दौड़ रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। दीवार की ओर से आती उन प्रेमियों की फुसफुसाहट और वो प्यार भरी आवाजें सुनकर मेरे कान गुस्से और शर्म से लाल हो गए थे। ये दिमाग पर एक बहुत बड़ा बोझ था। मेरा मन कर रहा था कि अपना सिर यहीं दीवार पर दे मारूं। निंगबिंग को भी अब एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। वो जोड़ा आखिरकार कैसी कैसी बातें कर रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा। इस वक्त मैं शर्म से अपना मुंह फेर चुका था और मेरे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव था। निंगबिंग को यह नज़ारा मज़ेदार लगा। उसने जानबूझकर अपनी गर्म सांसें मेरे चेहरे पे छोड़ी। मेरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी गहरी सांस ली। उन 81 मुसीबतों में से 36वीं मुसीबत कौन सी थी? मंकी किंग ने स्वर्ग में काम करते वक्त कितने जादुई आड़ू खाए थे? फ्लावर फ्रूट माउंटेन पर आखिर कितने बंदर थे? फ्लावर फ्रूट माउंटेन पर आखिर कितने बंदर थे? मुगेन ट्रेन पर रंगोको ने आखिर कितनी बार अपनी तलवार चलाई थी? अकाजा ने कुल कितने मूव्स इस्तेमाल किए थे? जैसे जैसे मेरे दिमाग में सवाल बढ़ते गए, मैं उनके जवाब ढूंढने में खो गया। मैं पूरी तरह से ख्यालों की दुनिया में डूब गया और खुद को भूल गया। जब निंगबिंग ने फिर से अपना सिर उठाकर मुझे देखा तो वो हैरान रह गई। इस वक्त मेरी भवें तनी हुई थीं और आंखें मूंद रखी थीं। मेरे चेहरे की वो लाली ना जाने कब गायब हो चुकी थी। उसकी पहली रिएक्शन यही थी कि वो अपनी खूबसूरती पर शक करने लगी। क्या ये भाई बहन के बीच होने वाला रिपल्शन है?
निंगबिंग को बहुत गहरा धक्का लगा, पर उसे यकीन था कि अभी कुछ देर पहले ही एहसास बहुत साफ था। तभी उसे समझ आया, पक्का ये उस दीवार के पार चल रही आवाजों और बातों का असर है। आखिरकार उस प्रेमी जोड़े का खेल खत्म हुआ।